गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजोई महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने महासागरों की लवणता का अध्ययन किया था पिछली वीडियो में। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत महासागरीय जल की गतियों अर्थात लहरें व धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। महासागरीय जल की गति सूर्य चंद्रमा के आकर्षण, घनत्व, बर्फ की मात्रा आदि से प्रभावित होती है। महासागरीय जल की गति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से किस प्रकार प्रभावित होती है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सौर मंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके हुए हैं। न केवल सूर्य बल्कि सूर्य की तरह ही अन्य अरबों खरबों तारे जो हैं हमारे सौर मंडल में विराजमान हैं। ये सभी चीज़ें एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक चीज़ में से चुंबकीय किरणें निकलती रहती हैं। उन चुंबकीय किरणों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, जिसके कारण सभी चीज़ें एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है एवं पृथ्वी के अंदर भी। तो एक ओर से चंद्रमा एवं एक ओर से सूर्य पृथ्वी को कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, आपस में बांधे हुए हैं। घनत्व, महासागरीय जल का घनत्व इसकी धाराओं को प्रभावित करता है। देखिए, घनत्व का अर्थ होता है जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होती है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर घनत्व माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिस जगह के महासागरीय जल में अधिक घनत्व होगा वहाँ से महासागरीय धाराएं जो है वे धीमी गति से चलेंगी एवं बहुत लंबा टाइम लेंगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। बर्फ की मात्रा, ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास महासागरों में बर्फ की काफ़ी मात्रा मिलती है। बड़े बड़े हिमखंड मिलते हैं, ग्लेशियर, ये सभी हमें काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो वहाँ के आसपास का पानी जो है वो उसको ज़्यादा दूरी तक जाने नहीं देता है एवं बर्फ़ जो है पिघलती रहती है, तो वहाँ के पानी को भी रोक के रखती है। दूसरी चीज़, अगर कहीं अवरोध के रूप में अगर हम बड़े बड़े हिमखंड आ जाते हैं तो वे भी महासागरीय जल की गतियों को, धाराओं को रोक करके रखते हैं। महासागरीय जल की जो गतियाँ होती हैं वे लहरें एवं धाराओं के रूप में हमें दिखाई देती हैं। अब देखिए, लहरों एवं धाराओं में क्या अंतर होता है। जो लहरें होती हैं वे अधिकतर महासागरीय जल की सतह पर चलने वाली धाराओं के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। यानी सतह का जल, केवल कुछ फीट नीचे तक का ही जल लहरों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जबकि धाराएं जो होती हैं ये काफ़ी गहराई में बहती हैं। जिस प्रकार से धरातल पर नदियाँ बहती हैं उसी प्रकार से महासागरों के अंदर भी धाराएं बहती हैं, यानी इनकी गहराई काफ़ी होती है। धाराओं के भी अपने प्रकार होते हैं, जैसे ड्रिफ्ट एवं स्ट्रीम। ड्रिफ्ट जो होती है ये काफ़ी चौड़ी होती है, काफ़ी गहराई में बहती है, लेकिन इनकी चौड़ाई जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन धाराओं की। स्ट्रीम जो होती हैं ये इनकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। कहीं कहीं पर आप ड्रिफ्ट पढ़ते हैं, कहीं पर स्ट्रीम। ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इसीलिए ये अधिकतर हमें अंग्रेजी में ही मिलते हैं। इनकी अलग अलग हिंदी नहीं मिलती है। हिंदी में इन सभी को धाराएं कहती हैं, लेकिन सही मायनों में ये अलग अलग शब्द हैं और ये अंग्रेजी शब्द हैं, इसीलिए इनका अंतर आप जानिए। ड्रिफ्ट जो चौड़ाई में बहती हैं और स्ट्रीम जो कम चौड़ाई में बहती हैं, और ये 8 से 15 मीटर की गहराई तक प्रवाहित होती हैं। धाराओं के चलने के कारण महासागरीय धाराएं क्यों चलती हैं? सबसे पहला कारण है पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी
66.5 डिग्री के अक्ष पर झुकी हुई है अपनी धुरी पर, और उस धुरी पर झुकी हुई है, और उसके कारण जो है वह अपने एक तो वह अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, दूसरी चीज़ वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसे हम दैनिक गति कहते हैं। इस दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन एवं रात होती हैं। जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो इसके साथ साथ इसका जलीय क्षेत्र भी घूमता है, महाद्वीप भी घूमते हैं, सारी ही चीज़ें मतलब गति करती हैं। तो जब पृथ्वी घूमेगी तो जाहिर सी बात है इस पर स्थित पानी भी, जलीय क्षेत्र भी घूमेगा, यानी रोटेट करेगा, इसीलिए धाराएं चलती हैं। दूसरी चीज़ है लवणता में भिन्नता। लवणता में भिन्नता अर्थात घनत्व को प्रभावित करती हैं लवणता। महासागरीय क्षेत्र में जहाँ पर जल में जितनी अधिक लवणता होगी उतना ही अधिक घनत्व होगा, और जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही भारी वह वहाँ का जल होगा, और जितना भारी जल होगा उतना ही समय वह लेगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने में। तो ये भी धाराओं के चलने का कारण है। जितनी कम लवणता होगी उतना ही कम घनत्व, उतना ही हल्कापन होगा पानी में, और उतनी ही तेज़ी से धाराएं चलेंगी, और जितनी अधिक होगी उतना ही भारी होगा, यानी उतना ही घनत्व होगा, और उतनी ही धीमी गति से वहाँ की धाराएं चलेंगी। दूसरा है तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण देखिए, ठंडे क्षेत्र में का जो पानी होता है वहाँ का तापमान कम होता है, तो वह कम फैलता है, कम प्रसारित होता है। कम प्रसारित होने के कारण वहाँ धाराओं की गति बहुत ही कम होती है, और जितना अधिक तापमान होता है, जितना अधिक गर्म पानी होता है, वो उतनी ही तेज़ी से फैलता है, उतनी ही तेज़ी से वहाँ की धाराएं जो हैं वो चलती हैं। अगला है हमारा स्थायी पवनें। स्थायी पवनें जैसे हमारी पृथ्वी का मध्य क्षेत्र है, विषुवतीरेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर हमारी पछुआ पवनें चलती हैं, डोलड्रम पेटी होती हैं, और जैसे 35 डिग्री पर हमारा अश्व अक्षांश है, 40-45 डिग्री के आसपास का हमारा जो क्षेत्र है वह भी कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। तो वहाँ पर हमारी स्थायी पवनें चलती हैं। जैसे 40 डिग्री के आसपास गरजती चालीसा कहलाते हैं, 60 डिग्री के आसपास चीखती साटा कहलाती हैं, और 50 डिग्री के आसपास भयंकर पचासा कहलाती हैं। तो इन क्षेत्रों पर कुछ स्थायी पवनें चलती हैं। ये स्थायी पवनें जब समुद्री सतह से होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलती हैं, गति करती हैं, तो वे अपने साथ सतह का पानी यानी कि लहरों को भी अपने साथ प्रवाहित करती हुई चलती हैं। तो एक कारण यह भी है कि जो स्थायी पवनें हैं वे धाराओं के चलने का कारण हैं। महाद्वीपीय तट। महाद्वीपीय तटों जब महासागरीय जल तटों पर आकर टकराता है तो जितनी तेजी से पानी टकराता है उतनी तेजी से वह वापस भी होता है। आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सुना होगा, बस वही उसी प्रकार से जब तट से टकराएगा जल तो जाहिर सी बात है वो धाराओं के रूप में पीछे की ओर लौटेगा भी। अगला है महासागरीय तली। महासागरीय तली पर भी जिस प्रकार से धरातल पर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पठारी क्षेत्र होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, उसी प्रकार से महासागरीय तली पर भी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं महासागर के अंदर। तो वहाँ से अगर रोटेट करती हुई पृथ्वी का जल टकराता है तो टकराने के बाद वह बैक भी होता है, तो वही लहरों के रूप में, धाराओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को बहता है। देखिए कुछ नोट की हुई बातें हैं। तो ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में प्रवेश करने वाली धारा गर्म होती हैं, एवं गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश में प्रवेश करने वाली धाराएं जो होती हैं वे ठंडी हो जाती हैं। किस प्रकार से हो जाती हैं? देखिए,